आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन साधना प्रयोग और सिद्धियाँ, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय विचार शक्ति की सिद्धि, पृष्ठ 25 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में सुनते हैं। विचार ही कर्म के प्रेरक हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा उसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर होती है तो सर्वप्रथम विचार जगत में ही उसकी हलचल होती है। मस्तिष्क उसके लिए योजना बनाता है, बुद्धि आकांक्षा पूर्ति के उपाय खोजती है और विचार चिंतन के रूप में कर्म का बीजारोपण होने लगता है। आकांक्षा और विचार इस रूप में तो एक ही विषय के दो पहलू और एक ही दिशा के अगले चरण हैं, परंतु विचार चेतना एक स्वतंत्र चेतना भी है और उसके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विचार किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए ही उठे। आकांक्षाएं वस्तुतः व्यक्तित्व का एक अंग है, विचार उसकी पूर्ति या परिष्कार का माध्यम है। आकांक्षाएं उठती हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का उपक्रम भी विचार शक्ति के द्वारा ही बनता है। विचार शक्ति आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ व्यक्तित्व का गठन तथा उनकी दिशा का निर्धारण भी करती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की शक्ति उसके विचारों में ही रहती है। जिसके जैसे विचार होंगे उसकी वैसी ही गति और स्थिति होगी। इसी कारण यह एक स्वयं सिद्ध मान्यता है कि विचार यदि अच्छे और सही होंगे तो प्रगति तथा सफलता सुनिश्चित है। सही विचारशीलता अपनाकर अपने लक्ष्य तक सरलता पूर्वक पहुंचा जा सकता है और इसके विपरीत विचारों की अशुद्धि मनुष्य को योग्यता, साधन, संपन्नता और प्रतिभा होते हुए भी असफल बना देती है। विचार शक्ति का महत्व यदि देखना हो तो संसार की उन्नत सुविधा साधनों की अभिवृद्धि, सभ्यता, संस्कृत, साहित्य तथा कला कौशल के विपुल विकास के रूप में देखा जा सकता है। जिन महामानवों ने भी समाज की इन उपलब्धियों का भंडार बढ़ाया है, वे विचार शक्ति पर अखंड विश्वास लेकर आगे बढ़े। उन्होंने विश्वास किया मनुष्य अपनी विचार शक्ति के कारण संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इस शक्ति के आधार पर वह सब कुछ कर सकने में समर्थ है। मनुष्य की सफलता असफलता उसके विश्वासों और विचारों पर ही निर्भर करती है। एक ही विचार का बार बार अभ्यास करने पर वही विचार विश्वास के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए सफलता एवं श्रेय के महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने पास प्रतिकूल विचारों को एक क्षण भी नहीं ठहरने देते। बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाने और संकट का सामना होने पर भी न तो वे कभी यह सोचते हैं कि उनका भाग्य खोटा है और न आसन्न संकट में भयभीत ही होते हैं। वे अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन करते हुए आपत्तियों से लोहा लेने के लिए समीचीन व्यवस्था बनाकर साहसपूर्वक डट जाते हैं। अस्तु जीवन सफलता के साधकों को अपने विचारों में परिपक्वता, शक्ति और तीव्रता लाना चाहिए। यह अद्भुत विचार शक्ति संसार में सभी मनुष्यों को मिली है और वह अपने अनुरूप विभिन्न दिशाओं तथा क्षेत्रों में गतिशील भी होती है। लेकिन दुर्बल विचार रखने वाले भाग्य और देव का सहारे बैठे रहने वाले व्यक्ति
उस शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते और सफलता के सौभाग्य से वंचित ही रह जाते हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य का अस्तित्व अगर कहीं है भी तो वह विचारों में ही है। विचारों की विकृति ही दुर्भाग्य एवं विचारों की सुकृति ही सौभाग्य है। विचारों के बाहर दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य का कोई स्थान नहीं। मनुष्य का भाग्य लिखने वाली विचारों के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति भी नहीं है। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से स्वयं अपना भाग्य लिखा करता है। जिस प्रकार के विचार होंगे भाग्य की भाषा भी उसी प्रकार की होगी। भाग्य यदि कोई निश्चित विधान होता और उसका रखने वाला भी कोई दूसरा होता तो कंगाली एवं गरीबी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य आज तक उन्नत एवं विकास के पथ पर चलकर सौभाग्यवान न बना होता। उसे तो निश्चित भाग्य दोष से यथा स्थिति में ही मर खप कर चला जाना चाहिए था, किंतु सत्य इसके विपरीत देखने में आता है। बहुतायत ऐसे ही लोगों की है जो गरीबी से बढ़कर ऊंची स्थिति में पहुंचे हैं, कठिनाइयों को पार करके ही श्रेयवान बने हैं। महापुरुषों के उदाहरण से इस बात में कोई शंका नहीं रह जाती कि भाग्य न तो कोई निश्चित विधान है और न उसका रचयिता ही कोई दूसरा है। विचारों की परिणत ही का दूसरा नाम भाग्य है, जिसका कि विधायक मनुष्य स्वयं ही है। सद्विचारों का सृजन किया जाए, उन्नत विचारों को ही मस्तिष्क में स्थान दिया जाए तो सौभाग्यशाली बनकर श्रेय प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता होते हुए भी केवल वैचारिक त्रुटियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि वैचारिक विकृति अपने को क्षुद्र, तुच्छ एवं हेय मानने से ही आरंभ होती है। उसके व्यक्तित्व पर उसके विचार हावी हो जाते हैं और जन जन को यह सूचना देते रहते हैं कि यह व्यक्ति निराशावादी तथा गिरे हुए विचारों का है, इसलिए हम अपने को जिस प्रकार का बनाना चाहते हैं उसी प्रकार के विचारों का सृजन करना चाहिए। विचारों का प्रभाव निश्चित रूप से आचरण पर पड़ता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि आचरण विचारों का ही क्रियात्मक रूप है। जिस दिशा में विचार चलते हैं, शरीर और उसकी क्रियाएं भी उसी दिशा में गतिशील हो जाती हैं। यही कारण है कि सभी मनुष्यों को विचार, बुद्धि और विवेक तत्व मिला है, फिर भी किसी का विज्ञान की ओर झुकाव होता है तो कोई व्यापार में उन्मुख होता है। कहने का अर्थ यह है कि विचार शक्ति ही मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती, नीचे गिराती है। यदि ऊंचे उठने, आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य हो तो अपने विचारों को भी तदनुरूप विकसित करना चाहिए। जीवन में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा और आत्मा में संतोष प्राप्त करना है तो सबसे पहले विचारों, भावनाओं और चिंतन को आशावादी, उदार तथा परिष्कृत बनाना चाहिए। यदि निराशा, संकीर्णता और क्षुद्रता की विचार विकृतियों को ही प्रश्रय दिया जाता रहा तो महान बनने की इच्छा स्वप्न मात्र बनकर रह जाएगी। ना स्वयं को संतोष मिलेगा और ना समाज में प्रतिष्ठा। विचार शक्ति के इस महत्व को बहुत से लोग नहीं जानते और अकारण खिन्न, दुखी या पिछड़े हुए ही बने रहते हैं। कई लोग विचार शक्ति के महत्व को जानते भी हैं
किंतु उसे कैसे साधा जाए, यह न जानने के कारण विचार साधना के लाभों से वंचित ही रह जाते हैं। एक कलाकार अपनी तूलिका से एक सुंदर चित्र बनाता है। उसी तूलिका से कोई सामान्य व्यक्ति साधारण चित्र भी नहीं बना पाता। कारण की तूलिका को किस प्रकार चलाना चाहिए और कहाँ कैसे घुमाना चाहिए, इसका उन्हें कोई अभ्यास नहीं रहता। विचारों को साधने का अभ्यास तूलिका चलाने के अभ्यास से भी अधिक श्रम साध्य है। किंतु विचारों को यदि साध लिया जाए तो उसके जो सत्परिणाम सामने आएंगे वे किए गए श्रम की तुलना में बहुत अधिक होंगे। अस्त व्यस्त विचारों के कारण बहुधा लोगों को दुखी होते देखा जा सकता है। जैसे बहुत से व्यक्ति एक ही दिशा में सोच विचार करते रहते हैं या काल्पनिक संकटों का ही चिंतन किया करते हैं, बहुधा ऐसे विषयों को लेकर चिंताएं भी उठती रहती हैं जिनकी यथार्थ में कोई संभावना ही नहीं होती। फिर भी लोग उन विषयों को लेकर इस प्रकार चिंतित बने रहते हैं कि वह चिंता ही आप में समस्या बन जाती है। बहुत बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के विचार अकारण ही हमें दुखी कर रहे हैं और लगता भी है कि इन्हें रोकना चाहिए, किंतु लाख प्रयत्न करने पर भी ना उस तरह के विचारों से छुटकारा मिलता है और ना तज्जन्य दुखों और पीड़ाओं से ही मुक्ति मिल पाती है। विचारों पर नियंत्रण न कर पाने से ही इन अनचाही अनापेक्षित दिशाओं में हमारे विचार भटकते रहते हैं। स्पष्ट है कि विचारों के इन भटकावों का दुष्परिणाम अपनी कार्य क्षमता घटने तथा पल पल में दुखी और खिन्न होने के रूप में सामने आता है। खीज, उत्तेजना, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार विचार शक्ति के अनियंत्रित बहाव से ही उत्पन्न होते हैं और अपना मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। किसी कार्य में निश्चिंतता और पूर्णता पूर्वक तभी लगा जा सकता है जबकि हमारा मानसिक संतुलन स्थिर और ठीक हो। अस्थिर चित्त से कोई काम भली भांति संपन्न नहीं किया जा सकता। खीज, उत्तेजना, जलन, आवेश आदि विकार मानसिक संतुलन को बिगाड़ कर कार्य तथा जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। खीज तब उत्पन्न होती है जब कोई बाहरी दबाव या व्यवस्था पैदा हो गई हो। यदि हम मानसिक दृष्टि से सशक्त और संतुलित हैं तो बाहरी दबाव तथा व्यवस्था का भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन खीज दुर्बलता के कारण ही उत्पन्न होती है। कमजोर और बीमार व्यक्तियों में इसलिए चिड़चिड़ापन आ जाता है कि वे परिस्थितियों का मुकाबला करना तो दूर रहा, उन्हें सहन भी नहीं कर पाते। वह दुर्बलता परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित न कर पाने और सही दिशा में नहीं सोच पाने के कारण आती है। फिर खींच के साथ जो काम किए जाते हैं वे काम समझकर नहीं, भला टालने के लिए ही होते हैं। स्वाभाविक है उनमें अपूर्णता और कमियां भरी पड़ी होंगी तथा किए गए कार्यों के सत्परिणाम आत्मसंतोष, प्रगति, योग्यता वृद्धि आदि उद्देश्य भी अधूरे ही रह जाएंगे। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी विषय को, विचार शक्ति की सिद्धि। तब तक जो पढ़ा है सुना है, विचार शक्ति की सिद्धि क्या है,
विचारों की ताकत क्या है, जो पढ़ा गया, सुना गया, उस पर चिंतन किया जाए, बार बार सुना जाए, बार बार पढ़ा जाए, समझ में आए तो डायरी में नोट किया जाए। ओम शांति। मैं नहीं कह रहा साहब, ये जीवन साधना प्रयोग और सिद्धियां पुस्तक लेखक श्री राम शर्मा आचार्य जी आपसे विचार विनिमय कर रहे हैं। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः।